मन स्थिति और परिस्थितियों का उत्कर्ष आवश्यक। अपने संबंध में जैसी भी भली बुरी मान्यताएं परिपक्व हो जाती हैं, मनुष्य क्रमशः उसी ढांचे में ढलता जाता है और उसी स्तर का बन जाता है। भीड़ों के झुंड में पले हुए सिंह शावक का रहन सहन उसी समुदाय के ढांचे में ढल गया था। पीछे किसी सिंह में भेंट होने पर उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर और पानी में छाया दिखाकर सिंह बिरादरी में होने का विश्वास दिलाया तो उसने पिछला ढर्रा बदल दिया, भीड़ों का साथ छोड़कर सिंहों के समुदाय में चला गया। इस पुरानी कहानी से आत्मबोध की परिणति का परिचय मिलता है। स्वतंत्र चिंतन की क्षमता किन्हीं बिरलों में ही होती है। वस्तु स्थिति जानने के लिए किसी किसी में ही जिज्ञासा होती है, अन्यथा लोग जैसे समुदाय में रहते हैं उन्हीं की गतिविधियों को देखते हुए तदनुरूप अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण करने की मानवीय प्रवृत्ति विख्यात है। टिड्डे बरसात के दिनों हरी घास पर बैठते हैं। उन दिनों उनकी काया हरे रंग की होती है, पर जब गर्मी के दिनों में घास सूखकर पीली पड़ जाती है तो उसके बीच जहाँ तहाँ रहने वाले टिड्डे भी पीले रंग के हो जाते हैं। यह निरंतर चिंतन की परिणति है। भृंग और झिंगुर के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। भृंग गूंजती रहती है, झिंगुर उस गुंजन को तन्मयता पूर्वक सुनता रहता है और छवि निहारता रहता है। कुछ ही समय में झिंगुर का शरीर भृंग जैसा हो जाता है। यह तथ्य बताते हैं कि सानिध्य और वातावरण प्राणी को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इस दबाव में उसकी जन्मजात प्रकृति तक बदल जाती है। राजस्थान के एक शिकारी राजा ने सिंहों के 2 नवजात शिशु पकड़े और उन्हें अपने छोटे चिड़ियाघर में 2 पिंजरों में बंद कर दिया। उन्हें खाने को नियत समय पर मांस दिया जाता था, पर यह उन्होंने कभी देखा न था कि यह मांस है और उसे स्वयं प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्हें कभी शिकार करने का अवसर नहीं मिला। एक प्रसंग में राजा ने अपने आगंतुकों को आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। एक सिंह के पिंजरे में मोटा बकरा धकेल दिया। सिंह डर गया और उसने एक कोने में सिमट कर मुंह छिपा लिया। दूसरे पिंजरे में एक मोटा सुअर धकेला गया था। सुअर इससे पहले उसने कभी देखा न था। वह डर गया और इस विपत्ति से बचने के लिए वह भी जान बचाने के लिए सिर नीचा करके कोने में बैठ गया। दोनों सिंह का यह हाल देखकर दर्शकों ने यह अनुमान लगाया कि किसी में जन्मजात सामर्थ्य कितनी ही हो, किसी भी स्तर की क्यों न हो, पर यदि वह कार्यान्वित न हो तो फिर वह एक प्रकार से तिरोहित ही हो जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में खदौली गांव के पास भीड़ों में भेड़िए एक मनुष्य का बच्चा उठा ले गए। मादा भेड़िया ने उसे अपना बच्चा समझा और दूध पिलाकर पाल दिया। लड़का 4 वर्ष की आयु का होने तक भेड़ियों की तरह चलता, बोलता और खाना सोना सीख गया। शिकारियों ने एक दिन उन भेड़ियों को मार दिया और मनुष्य के बच्चे को उठा लाए। उसे मनुष्य का रहन सहन सिखाने की बहुत कोशिश की गई, पर तनिक भी सफलता न मिली। फिर उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जांच पड़ताल के लिए भेजा गया। उसका स्वभाव बदलने के लिए 8 वर्ष तक प्रयोग चलते रहे, पर उसमें नाम मात्र का ही सुधार हो सका। 12 वर्ष की आयु होते होते वह मर गया, पर मनुष्य स्तर की प्रवृत्तियां सिखाने में कोई सफलता न मिली। यह उदाहरण बताते हैं कि मनुष्य पर प्राणियों पर वातावरण का और उसके अनुकरण का भी प्रभाव पड़ता है और वह अपनी जन्मजात विशेषताओं को भूल जाता है। एक घोंसले में एक ही समय जन्मे 2 सुग्गे के बच्चे पकड़े गए। उन्हें पालने के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक पंडित को, एक कसाई को। दोनों ने अपने अपने मतलब के शब्द उन्हें सिखाए। पंडित का सुग्गा राधे श्याम सीताराम और कसाई का जिवा करो मांस निकालो किसी भी जानवर को देखकर कहने लगता। इस भिन्नता का कारण प्रतीत हुआ कि जो उन्हें पालने वालों ने सिखाया था वह उनने सीख लिया। प्राणियों की मौलिक प्रकृति होती है और वंश परंपरा की कई विशेषताएं भी साथ रहती हैं, पर उन्हें उभारने का अवसर सामान्य परिस्थितियों में ही मिलता है। विपरीत वातावरण का दबाव पड़ने पर वे अपने मौलिक प्रकृति को भूल जाते हैं और जो देखते रहा गया है, सिखाने का दबाव पड़ता रहा है, वह अभ्यास प्रमुख हो जाता है।
मदारी के रीछ बंदर एवं सर्कसों के प्रशिक्षित जानवर ऐसे खेल एवं कृत्य करते हैं जो उनकी मौलिक प्रकृति से मेल नहीं खाते। सिंह, हाथी, घोड़े, कुत्ते जानवरों को सर्कस वाले वे करतब दिखाना सिखा लेते हैं जो सामान्यतया उनमें से किसी को भी करते नहीं देखा गया। यह प्रशिक्षण का वातावरण का परिणाम है। उसे अपवाद नहीं समझा जाना चाहिए, वरन यह समझा जाना चाहिए कि प्रकृति और परिस्थितियों की तुलना में परिस्थितियों का प्रभाव कहीं अधिक होता है। मनुष्य को बदलने में वातावरण असाधारण रूप से सहायक होता है। सामान्यतः मध्यम तापमान में मनुष्य को रहना उपयुक्त एवं सुविधाजनक लगता है, किंतु 0 से कम तापमान में उत्तरी ध्रुवों के निवासी एस्किमो शताब्दियों से वहां रहते आ रहे हैं। इसी प्रकार अत्यधिक उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में भी बस्तियां पाई गई हैं और लोग वहां भी जीवन यात्रा को प्रसन्नता पूर्वक चलाते रहते हैं। आंधियों वाले रेगिस्तान भी उस असुविधाजनक क्षेत्र से मनुष्यों को भगा देने में सफल नहीं हो पाते। वनवासी जनजातियों में अलग अलग झोपड़े बनाकर रहने की आदत देखी जाती है। उन क्षेत्रों में भेड़िए, चीते, सांप आदि भी रहते हैं। साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में जीवनोपयोगी सुविधाएं भी कम ही रहती हैं। फिर भी वे पीढ़ियों से वहीं रहते हैं और छोड़कर अन्यत्र सुविधा के स्थान पर चलने के लिए समझाने पर भी सहमत नहीं होते। चित्तौड़ क्षेत्र के मूल निवासी गगड़िया लोहार एक जगह बसने को तैयार नहीं होते। यायावरों की तरह भ्रमण ही करते रहते हैं। एक गाड़ी में ही अपने पूरे परिवार का निर्वाह कर लेते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी ऋतुएं उसी वातावरण में निकालते रहते हैं। इस प्रचलन को अपनाए उन्हें सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, पर दूसरों को सुविधाजनक जीते हुए देखकर भी उनकी यह इच्छा नहीं होती कि अपना ढर्रा बदलें और नए स्तर की नई सुविधाओं वाली जीवनचर्या का आरंभ करें। यह सब आदतों और अभ्यास पर निर्भर है, जो परिस्थितियों के कारण ढली हुई मनःस्थिति पर निर्भर है। यह ठीक है कि मनःस्थिति से परिस्थितियां बनती हैं, किंतु उतना ही सच यह भी है कि परिस्थितियों का दबाव मनुष्य की मनःस्थिति को भी ऐसे ढांचे में ढाल देता है जिसको आश्चर्यजनक एवं अद्भुत कहा जा सके। मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उत्तम स्तर की परिस्थितियों में रहने और प्रेरणाप्रद वातावरण में रहने का अवसर दिया जाए। अन्यथा पुस्तकीय ज्ञान वाली शिक्षा मनुष्य के चरित्र को उत्कृष्ट ढांचे में ढाल सकेगी। पुस्तकों में व्यक्तित्व निर्माण की, नागरिकता और सामाजिकता की शिक्षा का उल्लेख हो सकता है। विद्यार्थी उसे रट भी सकते हैं, किंतु उसे वे जीवनचर्या में भी उतार लें, यह आवश्यक नहीं है। खेत को जोतने और बोने की प्रक्रिया आवश्यक है, किंतु खाद पानी के बिना बात पूरी नहीं होती। फसल काटने और सुसंपन्न बनने का अवसर नहीं जाता। मनुष्य का चिंतन सज्जनोचित होना चाहिए। उसमें आदर्शवादिता के तत्वों का समावेश होना चाहिए। यह मानसिक शिक्षण, स्वाध्याय, सत्संग के माध्यम से पठन और परामर्श द्वारा पूरा होता है। यह आवश्यक चिंतन को सही दिशा देने के लिए। फिर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि व्यक्तित्व के परिष्कार में इतना भर कर लेने से काम चल जाएगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विचारों के अनुरूप वातावरण में रहने और निर्धारणों का चरित्र एवं व्यवहार में उतारने का अवसर मिले। व्यक्ति वैसे ही वातावरण में भी रहे, संपर्क क्षेत्र के लोगों को वैसे ही आचरण करते देखें, ताकि वैसा ही अनुकरण करने की प्रक्रिया भी मिले। पुरातन काल में गुरुकुलों की शिक्षण पद्धति यह थी कि बच्चों को ऋषि आश्रमों में निवास करने के लिए भेज दिया जाता था। वहीं वे पढ़ते भी थे और साथियों का, अध्यापकों का आचरण प्रभाव देखते हुए उसी ढांचे में ढलते भी थे। प्रकृति के सानिध्य में वन्य क्षेत्र में बने हुए गुरुकुलों में सुविधाएं कम थी, फिर भी निर्धन और संपन्न लोग साथ साथ रहकर एक विशिष्ट जीवन पद्धति में रहने की सुविधा प्राप्त करते थे। नगरों के साधारण जनों में सभी स्तर के लोग होते थे। उनके संपर्क प्रभाव से वे छात्र सहज ही बच जाते थे। कुविचारों और कुकर्मों को अपनाने वाले लोग घिच-पिच ग्राम नगरों में प्रायः अधिक संख्या में रहते हैं। उनकी उत्तेजक गतिविधियां कच्ची आयु के लोगों को अधिक प्रभावित करती हैं। उनसे बचाव रखा जाना आवश्यक समझा जाता था। इसलिए
पाठ्य विधि की अपेक्षा जीवनचर्या को अधिक महत्व दिया जाता था। यही कारण था कि बड़े नगरों में विद्यालय बनाने की अपेक्षा वे ऐसे स्थानों में बनाए जाते थे जहां विद्यार्थी वांछनीय वातावरण और उपयुक्त परिस्थितियों में बने रहें, आश्रम की निर्धारित पद्धति के ढांचे में ढलते रहें। अध्यापन के विषयों की तुलना में छात्रावास की निवास निर्वाह शैली को अधिक महत्व दिया जाता था। यही कारण था कि जब छात्र कच्ची आयु किशोरावस्था गुरुकुलों में व्यतीत करने के उपरांत यौवन की परिपक्वता में प्रवेश करते हुए घर वापस लौटते थे, तब न केवल वे जीवनोपयोगी सभी प्रसंगों का अध्ययन कर चुके होते थे, वरन व्यक्तित्व की दृष्टि से भी वे इस स्तर के होते थे कि दूसरों का अनुपयुक्त प्रभाव ग्रहण करने के खतरे से दूर रहते हुए अपनी विशिष्टता की छात्र संपर्क में आने वालों पर छोड़ सके। इन दिनों सुविकसित व्यक्तित्व की अतीव आवश्यकता है ताकि वे प्रचलित अवांछनीय प्रवाह में बहने की अपेक्षा अपनी विशिष्टता की दिशा में दूसरों को घसीट ले चलने में सफल हो सकें। प्रश्न बच्चों की तरह बड़ों का भी है। विद्यार्थियों को ऐसे छात्रावासों का प्रबंध होना चाहिए जिनमें न केवल भोजन निवास की उपयुक्त व्यवस्था हो, वरन मनोदशा और शेष समय को उपयुक्त अभ्यास में लगा सकने वाले संरक्षक संचालक भी अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखें। अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, इसकी अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है कि छात्रावास में उन्हें किस ढांचे में ढाला जाता है। सामान्य जीवन में मोहल्लों की सजावट ऐसी होनी चाहिए जो कामकाजी लोगों को पास पड़ोस की गतिविधियों से उपयुक्त प्रेरणाएं प्राप्त करने का लाभ दे सकें। जिन मोहल्लों में अवांछनीय गतिविधियां चलती रहती हैं, दुष्प्रवृत्तियों का दौर रहता है, कुकर्म होते रहते हैं, उनके समाचार भी कम भयावह नहीं होते। उसके सीधे संपर्क में न आने पर भी उसके मुंह से सुनी जाने वाली चर्चा भी मस्तिष्कों में उथल पुथल उत्पन्न करने की दृष्टि से कम विषाक्त नहीं होती। सुने गए विवरण यदि अनैतिक स्तर के हैं तो वे अपनी कार्यशैली के लिए आरंभ में घृणा और बाद में सहमति की मनः स्थिति बना लेते हैं। यही कारण है कि ऊंचे स्तर के लोगों से भरे हुए लोगों के चरित्र से उठने वाले दुर्गंध अच्छे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। विशेषतया कच्ची आयु के किशोरावस्था वाले उन अवांछनीयताओं को जल्दी एवं अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। वैसी घटनाएं आंखों के सामने से गुजरती हैं तो प्रभाव और भी अधिक छोड़ती हैं। इस दिशा में सिनेमा अपनी विलक्षण भूमिका निभाता है। अपने देश के सिनेमाओं की पटकथा एक ही होती है कि युवक युवती स्वेच्छाचार बरतते, समाज की मर्यादाओं को ताक में रखते, यौनाचार की दिशा में लंबे डग बढ़ाते हैं। इन्हें बार बार देखते रहने वालों के मन में उसी प्रकार की उथल पुथल मचती है और अवसर पाते ही वे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे सुखी विवाह का लाभ तो मिलता नहीं, उल्टे फजीहत कराने वाले जंजाल में फंस जाते हैं। मनोरंजन प्रयोजनों के निमित्त देखे गए सिनेमा अपनी एक नई संस्कृति बनाते हैं। फलतः ऐसे मानसिक उद्योगों को जन्म होता है जो सर्वसाधारण के सम्मुख अनुपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करें। कम किराए की दृष्टि से झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगने पर न केवल गंदगी जन्य छूत की बीमारियों के लगने का भय रहता है, वरन उस क्षेत्र पर छाए हुए अनाचारों की छूत भी अपने या अपने बच्चों के सिर पर आ लगती है। इस खतरे से बचाव होने का आरंभ से ही ध्यान रखना चाहिए ताकि पीछे पश्चाताप न करना पड़े। जिन देशों ने प्रगति की है उन्होंने न केवल स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यक्तित्व को विकसित करने वाले तथ्यों का समावेश किया है, वरन वातावरण बनाने पर पैनी दृष्टि रखी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी एक प्रकार से घटनाक्रम ही समझा जाता है, इसलिए मनोरंजन क्षेत्र पर उतनी ही कड़ी नजर रखी जाती है जितना कि अन्य उत्तेजना उत्पन्न करने वाले आंदोलनों पर। पानी का बहाव नीचे की ओर होता है। गिरने वाली परिस्थितियों का बाहुल्य होने पर जनमानस में हेय स्तर की उत्कंठाएं उठने लगती हैं, जबकि आदर्शवादी प्रेरणाएं धीमा प्रभाव डालती हैं। पानी को नीचे से ऊंचा उठाने में अपेक्षाकृत कठिन प्रयास करना पड़ता है। समाज को ऊंचा उठाने के लिए जहां सत साहित्य की आवश्यकता है, सत परामर्शों की व्यवस्था बनाने वाले संगठनों की आवश्यकता है, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिशा धारा पर भी अभीष्ट नियंत्रण रखा जाना चाहिए। गांव और मोहल्लों की भवन संरचना बदली न जा सके तो भी
वहाँ ऐसी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जो उस क्षेत्र का वातावरण सज्जनोचित बनाए रहे और जो दुष्प्रवृत्तियां चल पड़ी हों उन्हें उखाड़ने का प्रयत्न करें। स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका आदि सत्प्रवृत्तियों की व्यवस्था की ओर विज्ञजनों का जितना ध्यान जाना चाहिए, उससे भी अधिक इसका प्रयास होता रहे कि जनसाधारण की मनःस्थिति और परिस्थिति आदर्शों के विपरीत न चलने पाए। उत्कृष्ट के लिए इस ओर उपेक्षा न बरती जानी चाहिए, वरन अधिकाधिक तत्परता प्रदर्शित की जानी चाहिए।